हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके चिंतन यानी कि थिंकिंग से रिलेटेड है। इस टॉपिक से आपके हर सीटेट एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं। ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो आगमनात्मक तर्क है ये किस पर आधारित होता है। प्रकृति की अखंडता पर, प्रकृति की एकता पर, प्रकृति की समरूपता पे, या फिर प्रकृति की समरसता पे। ठीक है। तो आगमनात्मक तर्क जो होता है वो आधारित है प्रकृति की समरूपता पे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, जो भी वो सूचनाएं प्राप्त करें, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है, उसकी व्याख्या के लिए जब वो अपने अनुभवों के आधार पर, यानी उनके जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन की व्याख्या के लिए जब उनका खुद का जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर जब वो सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच कहा जाता है। दूसरा है कि सृजनात्मक सोच, तीसरा अमूर्त सोच, और चौथा ऑप्शन है मूर्त सोच। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए, उसको व्याख्या करने के लिए जब अपने खुद के एक्सपीरियंस से सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मूर्त सोच कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना के विकास के लिए, यानी जो हम थिंकिंग करते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसके विकास के लिए क्या करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि कहानी सुनना चाहिए। तीसरा है कि रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो जो हम कल्पना करते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, उसके विकास के लिए जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि कहानी सुनना चाहिए। जब हम कोई भी कहानी सुनेंगे, कोई भी स्टोरी सुनेंगे, तब हमारे अंदर नई नई जो है कल्पनाएं आएंगी। ठीक है, तो कहानी भी सुनना चाहिए जिसके वजह से कल्पना का विकास होता है। तीसरा कि रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो भी जो है रचनात्मक प्रवृत्ति हो रही है उसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी क्रियाएं करनी चाहिए, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। जो चिंतन करते हैं हम, जो चिंतन जो प्रारंभ करने की जो एक स्टेज होती है तो उसमें क्या आवश्यक है। पूर्वानुभव यानी पहले का जो अनुभव होता है वो आवश्यक है, या भाषा आवश्यक है, या फिर तर्क, या फिर समस्या। तो चिंतन कोई भी, जब हम कोई किसी भी चीज़ के लिए इमेजिनेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, थिंकिंग करते हैं, तो वहाँ पे समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जब हमारे पास समस्याएं होती, प्रॉब्लम्स होंगी, तब हम चिंतन करते हैं, तब हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को। तो चिंतन जो होता है उसके प्रारंभ के लिए सबसे पहले समस्याओं का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। जो चिंतन होता है उसके सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन कौन से चरण आते हैं वो बताना है। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा पूर्व प्रक्रमण, और चौथा श्रेणीकरण। ठीक है, तो जो चिंतन होता है उसके सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में जो चरण आते हैं वो सबसे पहले आपका कौन सा चरण आता है, वो पूर्व प्रक्रमण आता है। ठीक है, सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद श्रेणीकरण आता है, यानी किसी भी चीज़ को जो है श्रेणीबद्ध करना, डी ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रतिक्रिया चयन। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो प्रतिक्रिया होती है उसका चयन करना होता है, बी ऑप्शन आता है। उसके बाद फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आता है, ए ऑप्शन आता है। ठीक है, तो सी डी बी ए आपका जो है ऑप्शन सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सी डी बी ए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी अपन जो खुद का जो चिंतन है उसमें अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो शिक्षार्थी होते हैं उनको सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ठीक है,
तो पुरस्कार की देने की कोई बात नहीं होती है, जहां हम किसी भी बच्चे को जो है हर जगह पुरस्कार नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना बल्कि प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन आपका गलत है। सी नंबर है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, जहाँ पे व्याख्या की बात हो वो भी आपका गलत होगा। प्राइमरी लेवल पर व्याख्या की बात हम नहीं करते, क्योंकि बच्चे जो है वो प्राइमरी लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है। डी है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, जो भी हम चीज़ों को समझा रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और बच्चे जो है उस चीज़ में आश्वस्त हों, ठीक है। और शिक्षार्थियों के साथ, और एक टीचर को चाहिए कि जो भी बच्चे उनके क्लास में है, जो भी शिक्षार्थी, उनके साथ क्या करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समस्या को अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता इनमें से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। एक समस्या को अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता इनमें से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। पहला है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, दूसरा है अहंग केंद्रित बच्चों की, तीसरा क्षतिग्रस्त बच्चों की और चौथा सृजनात्मक बच्चों की। तो इसमें जो प्राथमिक विशेषता है वो है सृजनात्मक बच्चों की। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तर्क निगमनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं है। नेगेटिव बताना है कि कौन सा ऐसा तर्क जो निगमनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आधार वाक्य या आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निष्कर्षण या निष्पन्न नहीं होगा, निष्कर्ष होगा, ठीक है, आवश्यक रूप से निष्कर्ष। दूसरा है कि जटिलता की सीमा स्वीकार करने वाला तर्क। तीसरा है कि तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क। चौथा, यह तर्क वैध या अवैध होना चाहिए, ठीक है। तो जो निगमनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं, नेगेटिव बताना है, वो होता है आपका तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क। ये आपका नेगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन नेगेटिव है, यही सही होगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक चिंतन हो रहा है कि एक व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न के उत्तर के लिए व्यक्ति जो चिंतन करता है उसको क्या कहा जाता है। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा आलोचना। तो आलोचना मूल्यांकन तो आपका होगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो है चिंतन कर रहा है वो आपका अभिसारी चिंतन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न का जो है आंसर दे रहा है कि उसके पास 5 आम है, जिसमें से वो 2 आम एक मित्र को दे देता है, फिर 1 आम अपनी पत्नी को दे देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जो व्यक्ति चिंतन करता है, जो व्यक्ति सोचता है, वो जो है अभिसारी चिंतन करता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। इस कौन से मनोवैज्ञानिक है जो कि सामाजिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसको समझने में आवश्यक मानते हैं। पहला है लॉरेंस कोहेलबर्ग, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा लेओ वाइगोस्की और चौथा अल्बर्ट बंडूरा। तो जहाँ पे हमने बताया था आपको कि जहाँ पे आपको सामाजिक क्रियाएं या सांस्कृतिक संदर्भ या सामाजिक या सांस्कृतिक की बात हो, वहाँ पे आपके कौन से मनोवैज्ञानिक होंगे, वो होंगे लेओ वाइगोस्की। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा वर्ड देखना, सामाजिक क्रियाओं सांस्कृतिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। जो आगमनात्मक तर्क है उसके स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है सामान्यीकरण और चौथा है कल्पना। तो इसमें जो नहीं है, नेगेटिव बताना है आपको, ठीक है, कि जो आगमनात्मक तर्क है उसके जो स्तर होते हैं उसमें जो है कौन सा शामिल नहीं है। तो उसमें आपका अवलोकन शामिल है, प्रयोग भी शामिल है, सामान्यीकरण भी शामिल है, लेकिन कल्पना आपका शामिल नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कथन ए है कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। कथन जो दिया हुआ है कि जो चिंतन है उसका संबंध किससे होता है, वास्तविकता से होता है। ठीक है। दूसरा है कि चिंतन के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे निगेटिव दिया, जबकि क्या होता है, किसी कारण का होना जरूरी होता है। यहाँ निगेटिव दिया है तो इसका मतलब ये गलत होगा। तो चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ये जो कथन है वो तो सही है आपका, लेकिन जो तर्क दिया है कि चिंतन के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है, नहीं बल्कि होता है आवश्यक। ठीक है, कारण का होना बहुत जरूरी होता है चिंतन के लिए, तो ये आपका गलत है। तो कथन ए सही है और तर्क क्या है, गलत है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आपका ए गलत होगा। दूसरा कि कथन ए और कारण दोनों आर गलत हैं। तीसरा कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, कथन ए आपका सही है और आर क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। निगेटिव बताना कि जो अर्जित प्रेरक होता है उसका उदाहरण नहीं है, यानी कोई भी चीज़ है जो हम खुद से अर्जित करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे निगेटिव बताना कि नहीं है। पहला है भूख, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है ज्ञान और चौथा विश्राम। तो अर्जित प्रेरक का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम जो है हमें जन्मजात मिलती है, जिनको हम जो है अर्जित नहीं करते। जैसे कि जो पुरस्कार है वो हम अर्जित करते हैं अपने जीवन में, कभी ना कभी हमें उनको जो है, जब हम कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ कहीं भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमें वहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है, हमें ये जन्म से नहीं मिलता। ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं अपने जन्म के बाद, जो है जैसे जैसे हमारी जो है एज बढ़ती, जैसे जैसे हम बड़े होते वैसे वैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। विश्राम भी हम जो है करते हैं, जब हमारी इच्छा होती तो हम करते हैं। लेकिन जो भूख है ये जो है आपका जन्मजात है, ठीक है। ये आप जरूरी नहीं कि जब आप चाहेंगे तभी आपको भूख लगेगी, ये कभी भी आपको भूख लग सकती है, ये आपका अर्जित प्रेरक नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये सारे आज के जो है चिंतन से संबंधित क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सबको आज से क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।